Well, good morning, students. हम अपना चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कर रहे थे. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट 3 पार्ट्स. तो उन 3 पार्ट्स के अंदर नॉर्मली हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री या इंडस्ट्री के बारे में बात कर ली थी. तो लास्ट वीडियो के अंदर हम एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज थी उनके बारे में डिस्कस कर चुके थे. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. कुछ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. अब सबसे पहले पता होना चाहिए कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती क्या है. मींस हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से समझते क्या है. या आपके पास 1 मार्क्स क्वेश्चन हो सकता है. We think about the mineral based industry, the industry which get their raw material from the minerals, they are called mineral based industry. मीन्स ऐसी इंडस्ट्री जिनको अपना रॉ मटेरियल मिनरल से मिलता है वो इंडस्ट्री आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती है. जैसे कि हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था. द इंडस्ट्री विच गेट देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम द एग्रीकल्चर, दे आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. तो यहाँ पर ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है. तो डिस्टिंग्विश में भी आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर आप डिफरेंस बताइए. तो आपके डिस्टिंग्विश में भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. ओके स्टूडेंट्स, तो इनमें से कुछ जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है. सबसे पहली इंडस्ट्री आपकी हम आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं. अगर मैं आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करता हूं तो आपने 8th स्टैंडर्ड में भी इसके बारे में काफी कुछ डिस्कस किया है या पढ़ा हुआ है. तो नॉर्मली ये इंडस्ट्री जो है वो आपकी बेसिक इंडस्ट्री कहलाई जाती है. इस इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं. रीजन क्या है? क्योंकि ये जो मेन रोल प्ले करती है उस रोल प्ले के आधार पे, अब आपको 5 टाइप से मैंने क्लासिफिकेशन किया था तो उसमें रोल के आधार पे भी कि कौन सी इंडस्ट्री किस प्रकार का रोल प्ले करती है तो उस आधार पे भी इंडस्ट्री को डिवाइड किया था. तो जो उसका मेन रोल है वो एज ए बेसिक इंडस्ट्री का रोल है. कारण क्या है? क्योंकि इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू मेनी अदर इंडस्ट्रीज. बहुत सारी जो अदर इंडस्ट्रीज है उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है. जैसे कि इससे मशीन्स बनती है, टूल्स बनते हैं, ट्रांसपोर्ट के इक्विपमेंट बनते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बनते हैं, एटसेट्रा. तो ये सारे के सारे जो मटेरियल्स हैं जो कि इस इंडस्ट्री के द्वारा बनाए जाते हैं, तो इस आधार पे हम इस इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री भी कहते हैं. तो ये आपसे 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाई आयरन स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री. तो आप उसमें एग्जांपल दोगे कि क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हमें अदर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल मिलता है. एग्जांपल में दे सकते हो कि मशीन बनती है, टूल्स बनते हैं, ट्रांसपोर्ट बनती है, तो ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट बनते हैं, ये सब जो है तो इसके एग्जांपल है. तो इसी वजह से इस इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री का नाम दिया गया है. इसे हम हैवी इंडस्ट्री भी कहते हैं. रीजन क्या है? क्योंकि इट हैज अ बल्की रॉ मटेरियल. जो उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है और उसका रॉ मटेरियल जो होता है वो सारा का सारा बल्की होता है. इसीलिए हमसे क्या कहते हैं, हम इसे हैवी इंडस्ट्री का नाम भी देते हैं. रॉ मटेरियल कौन कौन सा यूज होता है? आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन. तो इसी वजह से, क्योंकि इनका नेचर बल्की होता है, इसी वजह से इसे हैवी इंडस्ट्री भी कहा जाता है. तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री. अगर हम आयरन ओर की बात करते हैं, इट इज मिक्स्ड विद लाइमस्टोन आल्सो, जिसके अंदर इट इज मेल्टेड इन द ब्लास्ट फर्नेस यूजिंग द कोकिंग कोल टू प्रोड्यूस द पिग आयरन. आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर आयरन स्टील इंडस्ट्री से किस प्रकार से मतलब प्रोसेस होती है ना, उस प्रोसेस को देखना है. वैसे कभी उस प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन नहीं आता, बट समटाइम्स देयर मे बी चांसेस होते हैं कि 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको वहां पर आ जाता है. इस वक्त हम इसको बनाते हैं तो उससे एक पिग आयरन तैयार कर लेते हैं. जो रेशो होता है इसके अंदर आयरन ओर का, लाइमस्टोन का, कोकिंग कोल का, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में क्लियर हो सकता है कि इसके अंदर आयरन और लाइमस्टोन, कोकिंग कोल यूज होता है. तो वो किस रेशो में यूज होता है? दैट इज 4:1. इस रेशो में यूज किया जाता है. ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन होता है. और पिग आयरन के अंदर आप मैग्नीज, क्रोमियम या निकल आदि मिला सकते हो ताकि स्टील को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया जा सके, आप कह सकते हो मजबूत किया जा सके. इसलिए हम इन अदर मेटल्स को इसके अंदर मिलाते हैं. तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है आपकी बुक के अंदर, जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर भी आपको ये एक प्रोसेस के रूप में एक डायग्राम भी बनाया गया है. तो आप उस डायग्राम को स्टडी कर लेना. उस डायग्राम के माध्यम से आपको काफी कुछ मिलेगा. जैसे आयरन स्टील का है ऐसे ही आगे एल्यूमिनियम का भी दिया होगा. तो आप इन दोनों प्रोसेस को थोड़ा सा एक बार लिटिल बिट देख लेना, क्योंकि कई बार इससे 1 मार्क्स क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करता हूँ मैक्सिमम जो आयरन स्टील प्लांट्स हैं ये मैक्सिमम छोटा नागपुर रीजन के अंदर लोकेटेड है. रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर उसकी फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है. अब छोटा नागपुर रीजन आपका कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए. ये आपका है, इसके अंदर कुछ पार्ट आता है आपका झारखंड का, सम पार्ट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़.
ठीक है। बट छोटा नागपुर जो रीजन के सॉरी आयरन स्टील इंडस्ट्री मैक्सिमम जो है वो आपको, अगर हम इसके मैक्सिमम आउटपुट मिलने की बात करते हैं तो वो झारखंड में विद्यमान है। जैसे कि जमशेदपुर इसका मेन हब है, तो जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड के अंदर है। ठीक है। इसके अलावा भिलाई भी है, अदर दुर्गापुर वगैरह ये सब भी है। बट आपको पता होना चाहिए कि मेन जो हब है वो कहाँ पर बनता है, जो जमशेदपुर है दैट इज इन झारखंड। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर देख लेते हैं कि अब क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन के अंदर ही आयरन स्टील इंडस्ट्री का कंसंट्रेशन क्यों है, ऐसा क्या रीजन है। तो आपके वही पॉइंट्स जो कि मैंने आपको लोकेशन के लिए बताए गए थे वो सारे के सारे यहाँ पर एप्लीकेबल हमें करने हैं। अगर हम नॉर्मली बात करते हैं, यहाँ पर लो कॉस्ट आयरन ओर जो है इजिली अवेलेबल है। नॉर्मली झारखंड, वेस्ट बंगाल इस एरिया के अंदर या छोटा नागपुर रीजन जो है, हम उसे कह सकते हैं कि इट्स अ हाउस ऑफ मिनरल्स। हम इसे मिनरल का हाउस भी कह सकते हैं, जहां पर डिफरेंट टाइप के मिनरल्स मिलते हैं। तो आयरन ओर जो है वो बड़ा इजिली वहां पर आपको अवेलेबल होता है। इसके अलावा अदर जो रॉ मटेरियल्स हैं, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स, उसकी भी चांसेस वहां पर आपको मिलने के हैं। चीप लेबर मीन्स झारखंड की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। इट्स अ पॉपुलेटेड एरिया जहां पर चीप लेबर इजिली हमें अवेलेबल है। तो इसलिए यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर जो है वो इजिली अवेलेबल है, आप कह सकते हो इजिली आपको मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं होम मार्केट, वो भी आपके आसपास में इजिली अवेलेबल है। कोलकाता पोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकता है, या हम कह सकते हैं इंटरनल डिमांड जो है इस एरिया की वो इनके माध्यम से, या इंडिया की इंटरनल डिमांड जो है वो भी यहाँ पर आपको विद्यमान मिलती है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की बात करते हैं तो ये सारा का सारा एरिया ऑल ओवर इंडिया के साथ रेलवेज और रोडवेज इन दोनों के माध्यम से इजिली कनेक्टेड है। तो इजिली आप कह सकते हो एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है आपको इजिली मिल सकती है, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल को प्लांट तक ले जाने के लिए और बना हुआ प्रोडक्ट जो है मार्केट या अदर एरियाज तक ले जाने के लिए इजिली आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिल सकती है। तो जो नेटवर्क है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से अवेलेबिलिटी ऑफ पावर रिसोर्सेज, यहाँ पर थर्मल और हाइडल पावर प्लांट ये दोनों प्रकार की आपको इजीली मिलती है। तो पावर सप्लाई की भी आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो लास्ट का है दैट इज लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 1990s के बाद इंडिया ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया था। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल पॉलिसी अब कोई भी विदेशी कंपनी हमारे इंडिया के अंदर अपनी डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकती है, यहाँ पर अपना प्लांट स्टैब्लिश कर सकती है। तो 1990s के बाद आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा बूस्टअप हो चुकी थी, बहुत ज्यादा ग्रोथ करने लगी थी। तो दीज आर फ्यू रीजन्स जिनकी वजह से आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है दे आर कंसंट्रेटेड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो आपको पता होना चाहिए छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या कहाँ पर है, ये भी पता होना चाहिए। अब ये ना हो कि भाई आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू का रीजन का एरिया ना पता हो, आपसे इसके बारे में मैप क्वेश्चन भी आएगा। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट मैप क्वेश्चन है, तो आप इसका मैप भी करोगे। ओके स्टूडेंट्स, अदर फैक्ट्स देख लेते हैं आयरन स्टील इंडस्ट्री की। अगर मैं आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करता हूं तो इंपोर्टेड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स लाइक जमशेदपुर, दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई, बर्नपुर, ये सब जो है वो आपके मेन स्टील प्लांट है। अगर मैं जमशेदपुर की बात करता हूँ इट इज इन झारखंड, दुर्गापुर की बात करता हूँ वेस्ट बंगाल, बोकारो की बात करता हूँ ये झारखंड के अंदर है, भिलाई की बात करता हूँ छत्तीसगढ़ के अंदर है, और बर्नपुर जो है आपका ये भी वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो ये सारे जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो इंपोर्टेंट प्लांट जो हमारे इंडिया के अंदर है। इसके अलावा एक दो प्लांट और बच गया है, तो आपको वो भी लोकेट करना है आपके मैप के अंदर। ये ना हो कि आप केवल ये चार ही इंपोर्टेंट मान के चले। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इंडिया जो है 33 मिलियन टन स्टील एवरी ईयर प्रोड्यूस करता है। पर कैपिटा इनकम के आधार पे, सॉरी कंजप्शन के आधार पे जो ये स्टील का की प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा कम मान जाती है। रीजन क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ पर इकोनॉमिकल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतनी ज्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। यही कारण है कि इंडिया इतना प्रोड्यूस भी करता है तो उसके बावजूद भी ये कम माना जाता है। स्टूडेंट्स, तो ये था आपका आयरन स्टील के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो कि आपको आयरन स्टील के बारे में बता सकता है। अगर हम बात करते हैं टुडे स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, इट इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये इंडस्ट्री कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करती है, सबसे पहले वो बात करते हैं। तो कुछ पॉइंट वही मिलेंगे जो आपको पुराने टाइम में मिले थे। सबसे पहले प्रोडक्शन की कॉस्ट हाई होती है, ये सबसे बड़ा रीजन है। सेकंड थिंग अगर मैं बात करता हूँ अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल मींस, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल्स वगैरह के अकॉर्डिंग बात करते हैं, या हम बात कर सकते हैं कि कोकिंग कोल जो है उसकी अवेलेबिलिटी बड़ी लिमिटेड है।
प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इट्स वेरी लो, ये तो आपको नॉर्मली आपको पता ही है। एनर्जी सप्लाई जो है वो इरेगुलर है, ठीक है, इट मींस बार बार आपको फ्रीक्वेंट पावर कट देखने को मिलती है, तो प्रॉब्लम ये भी क्रिएट होती है। रॉ मटेरियल की बात करता हूं तो दे आर फाउंड इन सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडिया, यस, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हमने बात की थी कि मैक्सिमम जो अगर आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो कहां पर मिलेगी, जहां पर रॉ मटेरियल के आसपास उसके अंदर उपलब्धता होती है वहां पर मिलेगी। तो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं आयरन या कहते हो मिनरल्स जो है वो केवल हमारे छोटे से एरिया में ही विद्यमान है, ठीक है, जैसे छोटा नागपुर को ही हब बना रखा है। वैसे पेनिनसुलर जो प्लेट्यू की बात करता हूँ, इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल, ये बात कह सकते हैं। बट अगर हम नॉर्थन प्लेन इंडिया की बात करें तो वहां पर क्या होगा, अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां पर क्या होगा। तो जो रॉ मटेरियल की बात है वो कुछ एरिया में ही मिलता है इंडिया के, इस वजह से भी प्रॉब्लम है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की भी बात करते हैं, वो भी इतना हाई ग्रेड या अप टू मार्क नहीं है। नॉर्मली आप देख ही सकते हो कि सड़कें टूटी होती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में कहीं ना कहीं आप ट्रैफिक जैम की बात कर सकते हो। इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि आज हमारे इंडिया में स्टील इंडस्ट्री फेस कर रही है। तो ये आपके पास अगर क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स के रेंज में आएगा क्वेश्चन, तो आप इसको 3 मार्क्स के बेसिस पे लर्न करना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी इंडस्ट्री है दैट इज एल्यूमिनियम, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इट इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। पहली आपकी आयरन स्टील है, तो सेकंड आपकी ये है। अगर मैं इसके रॉ मटेरियल की बात करता हूं तो बल्कि डार्क रेडिश कलर का मटेरियल मिलता है। और मिनरल, और हमने चैप्टर पढ़ा था थोड़ा सा, आपका चैप्टर डिडक्ट होने की वजह से हम उसको पूरा नहीं कर पाए, तो मिनरल वाला चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि एल्यूमिनियम का जो रॉ मटेरियल है दैट इज बॉक्साइट। वैसे 150 टाइप के ऐसे रॉ मटेरियल है जिनसे एल्यूमिनियम बन सकता है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है बॉक्साइट है, क्योंकि सबसे ज्यादा उससे ही हम उचित तरीके से उसको निकाल सकते हैं, तो इसलिए बॉक्साइट इसका इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल माना जाता है। Normally, it's a light and you can say corrosion resistant and a good conductor of heat, and it can be a malleable thing. तो इस आधार पे ये एक इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो मेटल मानी जाती है। और जब कभी भी इसके साथ अदर मेटल को मिलाया जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। और मेनली इसका यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल और वायर्स को बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, और जो मेजर सोर्स है दे आर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो आपको इसका मैथ क्वेश्चन पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट मैथ क्वेश्चन है। बेसिकली इसके अंदर क्वेश्चन दो ही प्रकार के बन सकते हैं, या तो एल्यूमिनियम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जाएगा या इसके यूजेज के बारे में पूछा जाता है। यूजेज का अगर क्वेश्चन आता है या कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन आता है तो मेनली 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें मैंने कुछ यूजेज तो आपको बता ही दिए हैं, बट इसके बाद भी अगर हम देख सकते हैं यूजेज में सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग द एयरक्राफ्ट आल्सो, and second thing is for making utensil and packing material also, and it is also used for making wire also, and you can give it has gained popularity as a substitute of steel, copper, zinc and lead in a number of industries। as a substitute के रूप में, as a alternative प्रोडक्ट के रूप में इसको यूज किया जाता है। मींस स्टील का ये सब्स्टिट्यूट माना जाता है, कॉपर का भी सब्स्टिट्यूट माना जाता है, जिंक का भी माना जाता है, ऐसे लेड का माना जाता है। तो इस प्रकार की सिचुएशन, इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। तो ये एल्यूमिनियम से अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज एल्यूमिनियम, और इसके बारे में आपके दो ही प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एल्यूमिनियम की डिस्क्रिप्शन या उसकी फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, और सेकंड इसके यूजेस, और मेनली आपका यूजेस के रूप में इसका आपका क्वेश्चन आता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द केमिकल इंडस्ट्री। अगर मैं केमिकल इंडस्ट्री की बात करता हूं, इट कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 3% इन द एनुअल जीडीपी। एनुअल जीडीपी में 3% ये अप्रोक्सीमेटली 3% प्रोवाइड करता है। अगर मैं इन टर्म ऑफ साइज की बात करता हूँ, थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री मानी जाती है एशिया के अंदर, और पूरे वर्ल्ड के अंदर 12th लार्जेस्ट इंडस्ट्री मानी जाती है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के सेक्टर है इसके अंदर। हमारे पास ऑर्गेनिक केमिकल भी है, इनऑर्गेनिक केमिकल भी है। नेक्स्ट ईयर आप जब 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस या इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा, तो हम वहां पर नहीं जाते, वापस अपने ये पढ़ाते हैं। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सेक्टर्स के अंदर मिलते हैं। Everything about the organic chemicals, it includes the petrochemicals, which are used for the manufacturing of the synthetic fiber, synthetic rubber, plastic या dye stuff या pharmaceutical, you can say medicinal things। जो pharmaceuticals हैं, these are medicines।
तो इन सब चीजों के अंदर इस ऑर्गेनिक थिंग्स को यूज किया जाता है। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स की बात करता हूँ तो मेनली ये लोकेट होते हैं ऑयल रिफाइनरी के पास या पेट्रोकेमिकल जो प्लांट होते हैं वहां पर। तो वहां पर ये केमिकल इंडस्ट्री जो है इजिली नॉर्मली स्टेब्लिश की जाती है या लोकेट होती है। इसके अलावा अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिकल की बात करता हूँ, इट इंक्लूड या दिस इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एल्कलाइज, सोडा एश, कास्टिक सोडा। तो इन सब के बारे में आपको ज्यादा पता है क्योंकि एक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आपको इसके बारे में काफी कुछ पता होगा। तो ये सब आपके इनऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अगर मैं केमिकल इंडस्ट्री की बात करता हूँ, केमिकल इंडस्ट्री अपने आप में एक लार्जेस्ट कंज्यूमर है। वो कैसे? उसका रीजन ये है क्योंकि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो आपको उसका रीजन वैसे पता होना चाहिए, बट मैं आपको बता देता हूँ। ये जो केमिकल्स होते हैं, इन केमिकल को कंबाइन करके दूसरा केमिकल बनाया जाता है। केमिकल जो है अपना एक तरीके से बेस रोल फॉलो करते हैं और केमिकल्स को आपस में मिलाकर ही दूसरे केमिकल को प्रोड्यूस किया जाता है। यही कारण है कि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कंज्यूमर माना जाता है। बेसिक केमिकल्स होते हैं फर्दर प्रोसेस करके अदर केमिकल बनाते हैं जो कि यूज होते हैं इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए या एग्रीकल्चर थिंग्स के लिए, इन सब चीजों के लिए यूज होते हैं। तो यही कारण है कि इस केमिकल इंडस्ट्री को लार्जेस्ट कंज्यूमर माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द केमिकल इंडस्ट्री। नाउ स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का से मतलब समझ ही गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। मीन्स जो एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्ट हम यूज करते हैं आउटपुट को बढ़ाने के लिए, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो इंडिया इज अ थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। अगर मैं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर की बात करता हूँ तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो आपको फर्स्ट और सेकंड का पता होना चाहिए क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये भी आता है। नेक्स्ट अगर मैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो इट इज सेंटर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, मेनली हमारे यहाँ पर क्या क्या प्रोड्यूस किया जाता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर। ये करती है नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर, फास्फोटिक फर्टिलाइजर्स, अमोनिया फास्फोट और कॉम्प्लेक्स जो फर्टिलाइजर है वो ये प्रोड्यूस करती है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की बात करता हूँ, इसके अंदर 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, नाइट्रोजन, फास्फोट और पोटास। ठीक है, इनमें से अगर मैं पोटास की बात करता हूँ, पोटास के अंदर अच्छी क्वालिटी जो है वो इंडिया में नहीं मिलती, इसलिए कमर्शियल मैनर से हमें पोटास को दूसरे देश से मंगाना पड़ता है, दूसरे देश से इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के रिजर्व जो है पोटास के अवेलेबल नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, अब ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुई थी आप सबको पता है 1960 के दौरान में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फर्टिलाइजर जो है उनका आप कह सकते हो ये ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ये इंडस्ट्री जो थी एक्सपेंड होने लगी हमारे इंडिया के अंदर। क्यों? क्योंकि उस वक्त में हम क्या करने लगे, डिफरेंट मॉडर्न इनपुट्स का यूज करने लगे ताकि एग्रीकल्चर की आउटपुट को इंक्रीज किया जा सके। HYV सीड्स वगैरह यूज करने लगे। अब अगर हम उनके अंदर फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे ताकि तो उसकी वजह से किसी भी प्रकार से कोई भी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो सकती। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ करने लगी। जो हमारे इंडिया के अंदर मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, जो कह सकते हो फर्टिलाइजर के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जहां पर मेजरली मिलती है वो है आपके गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला। ठीक है, नियर अबाउट पूरे कंट्री का 50% ये करते हैं। इसके अलावा अदर सोर्सेज भी हैं लाइक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एंड बिहार। तो इसके अलावा ये भी अदर इंपोर्टेंट प्रोड्यूसर माने जाते हैं। तो दिस इज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में आपको क्लियर हो चुका ही होगा। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे सीमेंट इंडस्ट्री। आज की अगर हम बात करते हैं, आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर मैं सीमेंट इंडस्ट्री की बात करता हूँ, इसके अंदर इट्स अ बल्की रॉ मटेरियल, इट रिक्वायर अ बल्की रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनिया एंड जिप्सम। तो इन सब का हम यूज करते हैं। कोल, इलेक्ट्रिक पावर, रेलवे ट्रांसपोर्ट, ये अदर रिक्वायरमेंट होती है इस इंडस्ट्री के लिए। नॉर्मली हम इसका यूज कहाँ पर करते हैं, इट इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज या कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करने के लिए या कमर्शियल बिल्डिंग बनाने के लिए हम इन सब जो आपका सीमेंट जो है इसका यूज करते हैं। अब बेसिक चीज आ जाती है जो कि आपकी 1 मार्क्स में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट सीमेंट प्लांट इट वाज सेट अप इन चेन्नई इन 1904। ओके, ये फर्स्ट सीमेंट प्लांट है जो कि 1904 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो हमारे इंडिया में बढ़ने लगी, मींस इसकी ग्रोथ होने लगी। देयर आर मेनी सीमेंट प्लांट इन गुजरात। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि पोर्ट फैसिलिटी इजीली वहां पर अवेलेबल होती है। तो बहुत काफी जो सीमेंट प्लांट है वो आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलेंगे।
आज के टाइम में ऐसा माना जाता है कि इंडिया में नियर अबाउट 128 लार्ज सीमेंट प्लांट है और 323 मिनी सीमेंट प्लांट है। रेशो आपको चेंजेस मिल सकते हैं ड्यू टू आप कह सकते हो ईयर की वजह से, तो ईयर चेंजेस की वजह से आपको ये चेंजेस मिल सकते हैं। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी हैज फाउंड इन इंडियन सीमेंट। ठीक है, रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता ये पड़ी क्योंकि इसकी के लिए एक अवेलेबल मार्केट है ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ एशिया। इन देशों के अंदर या इन एरियाज के अंदर या इन रीजन्स के अंदर जो सीमेंट है उसे वहां पर भेजा जाता है। इसी वजह से आपको सीमेंट की इंडियन सीमेंट जो है अपनी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट कर रही है। And this industry is doing well in term of production as well as export also. Yeah, it's a very most important thing कि प्रोडक्शन भी लगातार इंक्रीज होती जा रही है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट भी बढ़ता जा रहा है। तो दिस इज द सीमेंट इंडस्ट्री, जो कि सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर सकते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक मैं आपको बता देता हूँ। वो ड्रॉबैक है कि जिस एरिया के अंदर सीमेंट इंडस्ट्री होती है तो वहां पर ऐसे जो उसके वेस्ट मटेरियल है वो गिरता रहता है, जिसकी वजह से अर्थ की फिल्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो जाती है। मीन्स जो आप कह सकते हो रेनफॉल का जो वाटर है जो डायरेक्टली अर्थ सरफेस के अंदर जाता है, तो उस वो जो प्रोसेस होती है अंदर जाने वाली प्रोसेस वो खत्म कर दी जाती है उस एरिया के अंदर। तो उस एरिया के अंदर आपको आप कह सकते हो कि इस प्रकार की प्रोसेस नहीं हो पाती। तो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो ड्रॉबैक है इस इंडस्ट्री का। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आपको आई थिंक सो एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।